ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बातचीत किए हैं। जो हमारा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का हमेशा दो हिस्सा होता है। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है सॉल्यूट। ठीक है। नाउ मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या था? 1 लीटर सॉल्यूशन में, मैं लिख ही देता हूं, एक काम करता हूं। मोलैरिटी क्या था? और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल M से। यह होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute in 1 liter of solution. Number of moles of solute in 1 liter of solution, इसको हम बोलते थे मोलैरिटी। ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसे ही और एक टर्म अब हम डिफाइन करते हैं, वो है नॉर्मेलिटी। सो व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। ठीक है, राइट। ये होता है नंबर ऑफ equivalents, number of equivalents of solute in 1 liter of solution, इसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना इक्विवेलेंट हमारे पास सब्सटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं उसका नॉर्मेलिटी। सबसे पहला काम तो हमारा ये है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन बनाना। ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स into N फैक्टर, ऑब्वियसली क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ N फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, राइट। यानी अगर मान लो हमारे पास 1 मोल H2SO4 है, राइट, तो N फैक्टर उसका अगर 2 है तो हमारे पास 2 इक्विवेलेंट H2SO4 है, यानी 2 इक्विवेलेंट हमारे पास H+ है, राइट। सो अगर मैं ये नंबर ऑफ मोल्स को दोनों तरफ को पर लीटर से डिवाइड कर दूं, दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इंटू N फैक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर। But number of equivalents per liter is nothing but normality and number of moles per liter is nothing but molarity। तो मैं डायरेक्टली एक चीज लिख सकता हूं, normality is equals to N factor into molarity, right?
तो मोलैरिटी को अगर हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नॉर्मेलिटी मिलेगी, और नॉर्मेलिटी को अगर हम n फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो इन दैट केस हमें मिलेगा क्या? मोलैरिटी। ठीक है। अच्छा, कंप्लीट रिएक्शन एज्यूम करना। 0.1 मोलर HCl, ठीक है, that will be 0.1 normal HCl also, ठीक है, समझ में आया? 0.1 मोलर H2SO4 जो है, कंप्लीट रिएक्शन एज्यूम करते हुए 0.02 नॉर्मल H2SO4, ठीक है, 0.1 मोलर H3PO4, कंप्लीट रिएक्शन को एज्यूम करते हुए इट विल बी 0.03 नॉर्मल H3PO4, राइट? अच्छा, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दो। अगर 0.1 नॉर्मल HCl है, 0.1 नॉर्मल H2SO4 है, 0.1 नॉर्मल H3PO4 है, ठीक है। देखो, मोलैरिटी पे तो डिपेंड करता है जो भाई रिएक्शन क्या हो रहा है उस बात पे, लेकिन अगर मैं नॉर्मेलिटी के टर्म्स पे इसको ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया हूं, ऑल ऑफ देम विल गिव एग्जैक्टली सेम amount of H plus per liter of solution। नॉर्मेलिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का मेन जो हमें फायदा मिलता है वो ये मिलता है, जो उस पे एसिड का पहचान हमारा खत्म हो जाता है। हमें केवल और केवल जो ध्यान रखना पड़ता है वो क्या है? वो हमें केवल एक ही चीज पर ध्यान रखना पड़ता है, जो उसका नॉर्मेलिटी कितनी है। बाकी वो एसिड है कौन सा, यानी HCl है, H2SO4 है, H3PO4 है, इट डजंट मैटर, ठीक है। हाँ, लेकिन एक मेजर ड्रॉबैक है। क्या? ध्यान देना, एट अ गिवन टेम्परेचर molarity of a solution is absolute। यानी 1 लीटर पे कितना मोल है वो एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। बट नॉर्मेलिटी ऑफ द solution will depend upon the reaction। जो हमारा सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी है वो हमारा रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ये नॉर्मेलिटी के टर्म्स में लिखने का एक मेजर ड्रॉबैक है। द रीजन बीइंग, ध्यान देना, 0.1 मोलर KMnO4, यहां पे KMnO4 को हम बिहेव करवा रहे हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ध्यान देना, इट विल बी 0.5 नॉर्मल KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, जहां पे N फैक्टर हमारा 5 है,
mn प्लस 7 से मेरा +3 पे जाता, +2 पे जाता है। ठीक है, 0.3 नॉर्मल KMnO4 in neutral oblique basic medium and 0.1 normal KMnO4 in strong basic medium। सो सेम ही सब्सटेंस है, 0.1 मोलर KMnO4 है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर तो फिक्स है, बट डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मैं मीडियम पे रिएक्शन करवा रहा हूं उसके ऊपर डिपेंड करते हुए KMnO4 का जो मोलैरिटी है वो डेफिनेटली हमारा डिफरेंट होगा। नॉर्मेलिटी जो है वो डेफिनेटली हमारा डिफरेंट होगा। सो मोलैरिटी इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। यहां पे हमें कहीं पर दिमाग नहीं लगाना पड़ता है रिएक्शन क्या हो रहा है, ठीक है, बट यहां पर डेफिनेटली डिपेंड करेगा, ठीक है, जो रिएक्शन क्या हो रहा है। सिमिलरली 0.1 मोलर NaOH is absolute एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने पर ऑब्वियसली डेंसिटी बदलता है, तो वो तो चलो दूसरी बात है, टेम्परेचर मेरा फिक्स है, बट 0.1 नॉर्मल NaOH in acid base and 0.1 normal NaOH in redox are different concentrations जो हम लोगों ने स्पेक्टेटर के केस में किए थे। देखो यहां पे एसिड बेस वाले केस पे इस पर तो एन फैक्टर हमेशा ही हमारा 1 है, बट रेडॉक्स वाले केस में जहां पे हमने स्पेक्टेटर में देखे थे, Br2 वाला केस के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, बाकी इन जनरल तो कुछ भी हो सकता है, बाकी उस पर जो हमारा एन फैक्टर था दैट विल बी 5/6। तो जहां पर एन फैक्टर हमारा 1 है तो 0.1 नॉर्मल NaOH विल इंप्लाई 0.1 मोलर, और यहां पर जो होगा दिस विल बी 0.1 into 5/6 यानी 5/60, दिस विल बी 1/12 मोलर। So these are different concentrations. So normality of a given substance depends upon reaction का condition क्या है और reaction क्या है, क्या वो salt की जैसे behave कर रहा है, क्या वो acid base की तरह behave कर रहा है, या फिर क्या वो redox की तरह behave कर रहा है, उस चीज के ऊपर definitely हमारा depend करता है, ठीक है। अच्छा, now नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स हम क्या लिखते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी into volume in liter।
नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर को हम क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, समझ में आया? यहां से मैं और भी एक चीज लिख सकता हूं जो हमारा बहुत ही ज्यादा डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होगा। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, ये हमारा नॉर्मली इस्तेमाल होने वाला है आगे की जिंदगी में। नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या होता है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल। ठीक है, सो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स क्या होगा? दिस इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। This is normality into volume in ml. That gives me the number of milli equivalents. ठीक है? Okay. So, मान लो हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट 1 है। उस रिएक्टेंट 1 का अगर हमारा मान लो नॉर्मेलिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू N1 और वॉल्यूम जो है दैट इज इक्वल्स टू V1। रिएक्टेंट 1 जो है, नॉर्मेलिटी जो है वो है हमारा N1 और वॉल्यूम जो है वो है मान लो मेरा V1। ठीक है, और रिएक्टेंट 2 जो है वॉल्यूम V1 को लीटर पे ले लेना। ठीक है ना, V1 जो है वो हमारा लीटर पे है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ml पे होगा तो मिली इक्विवेलेंस में आएगा, लीटर पे होगा तो इक्विवेलेंस पे आएगा। मैंने कुछ भी ले लिया। रिएक्टेंट 2 जो है वो उसका नॉर्मेलिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू N2 और वॉल्यूम जो है दैट इज इक्वल्स टू V2। सो रिएक्टेंट 1 जो है इसका नंबर ऑफ मिली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या लिख सकता हूं? N1 V1। और जो हमारा रिएक्टेंट 2 है उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मैं क्या लिख सकता हूं? N2 V2। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या लिख सकता हूं? N2 V2। ओके, सो if reactant 1 and 2 reacts completely, no limiting reagent, दोनों में से कोई भी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, यानी दोनों जो है वो आपस में कंप्लीटली रिएक्ट करता है। तो रिएक्टेंट 1 और 2 अगर हमारा कंप्लीट रिएक्ट करता है देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम क्या लिख सकते हैं? दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारा सेम होना पड़ेगा, यानी व्हाट वी राइट इज N1 V1 दैट इज इक्वल्स टू N2 V2। N1 V1 दैट इज इक्वल्स टू N2 V2। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमारा बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रास्ता खोलता है एंड दैट इज कॉल्ड
आवर टाइट्रेशंस। टाइट्रेशंस कैसे होते हैं वो हम इसके बाद देखने वाले हैं। ओके।